साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम जो है एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उन पर आधारित प्रश्नों को देख रहे हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। और ये सभी जो प्रश्न हैं वो ज्योग्राफी पे आधारित हैं, मतलब ज्योग्राफी के प्रश्न हैं जो कि ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं वहाँ से ये प्रश्नों को बनाया गया है। ठीक है, मुख्यतः क्लास 7 की जो ज्योग्राफी की पुस्तक है वहाँ से ये प्रश्न बनाए गए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि नदी के उथित तटों को क्या कहते हैं। 4 विकल्प हैं: तटबंध, खाई, बाढ़कृत मैदान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें देखिए जो सही उत्तर आपका है वो है तटबंध। क्या है? तटबंध। देखिए, कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती हैं, मतलब उसको फैला देती हैं। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है और नदी के उद्थित तटों को तटबंध कहते हैं। अगला प्रश्न है कि नदी मार्ग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पे 2 कथन है, बताना इनमें से सत्य कौन से हैं या कौन सा है। पहला है, समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा होकर कई अनेक धाराओं में विभाजित हो जाता है, जिसे सरिताएं कहते हैं। सरिताएं नहीं कहते हैं इसे इसे सरिताएं नहीं कहते, वितरिका कहते हैं। ठीक है, वितरिकाओं में ये विभाजित हो जाता है। दूसरा देखिए, सरिताएं होती हैं जो जल ला करके नदी में मिलाती हैं। ठीक है। दूसरा, केवल उन्हीं मुहानों का पर डेल्टा का निर्माण होता है जहाँ पर अवसादों का संग्रहण होता है। बिल्कुल, जिन मुहानों पर अवसादों का संग्रहण नहीं होता वहाँ डेल्टा नहीं एस्चुरी बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला गलत है, दूसरा सही है, इसलिए बी विकल्प हो जाएगा केवल 2। अगला प्रश्न है कि समुद्री तरंगों के कार्य के संबंध में, जो समुद्री तरंगे होती हैं उनके कार्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। 3 कथन दिए गए, बताना है उपयुक्त में से कितने कथन सत्य हैं। पहला, समुद्री तरंगे लगातार शैलों से, जो शैल अर्थात जो पत्थर होते हैं उससे टकरा कर दरार का निर्माण करती है। यही दरार समय के साथ चौड़ी एवं बड़ी होकर तटीय मेहराब का निर्माण करती है। नहीं, तटीय मेहराब का नहीं बल्कि समुद्री गुफा का निर्माण करती है, इसलिए पहला कथन गलत होगा। दूसरा, समुद्री गुफाओं के समय के साथ बड़े होते जाने के कारण इनमें केवल छत ही बचती है, जिसे समुद्री गुफा कहते हैं। नहीं, केवल छत बचती जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। तो पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया। तीसरा, समुद्री तरंगों द्वारा लगातार अपरदन के कारण तटीय मेहराब के छत भी टूट जाते हैं और केवल दीवारें ही बचती हैं, समुद्री भृगु कहते हैं। नहीं, ये कथन भी गलत है। इसे स्टैग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्टैग कहते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा भी गलत हो गया। और समुद्री भृगु क्या होता है? समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। ठीक है, और समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इनमें तीनों में से कोई भी कथन सही नहीं है, तो डी विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर किसका निर्माण करती हैं। अभी हमने बात की समुद्री पुलीन का निर्माण करती हैं। किसका? समुद्री पुलीन का, तो ए विकल्प हो जाएगा। समुद्री हमने स्टैग, तटीय मेहराब क्या होता है, इन सब के बारे में पिछले प्रश्न में बात कर ली है। अगला है, हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे छोटे शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होने से किस प्रकार के स्थलाकृति का निर्माण करती हैं। तो ये हिमनद हिमोड़ का निर्माण करती हैं। अगला यहाँ पे 2 सूचियाँ हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना। छत्रक शैल किसे कहेंगे? छत्रक शैल। तो इन तीनों में से देखिए, ऐसी संरचना जिसका आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होता है। जिसका आधार संकीर्ण कुछ इस प्रकार से, मतलब ये नीचे आपका पतला होगा, ऊपर आपका चौड़ा होगा, तो ये छत्रक शैल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसको 3 से मिलाएंगे। बालू टिम्बा, रेगिस्तान में पवन के बहाव के रुकने से रेत द्वारा निर्मित स्थलाकृति जो होती है बालू टिम्बा होती है, तो इसको 2 से, बी को 2 से मिलाएंगे। लोयस क्या होता है? महीन एवं हल्के, 1 से मिलाएंगे। महीन एवं हल्के बालू के कण जिसे पवन द्वारा अत्यधिक दूर ले जाकर विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित कर स्थलाकृति का निर्माण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? लोयस कहते हैं। जैसे चीन में विशाल लोयस के निक्षेप पाए जाते हैं, तो इसे आप 2 से मिलाएंगे, तो 312 आपका डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है,
देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, बताना सत्य कितने हैं। पहला, पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है, सही है। यह सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है, वायुमंडल, सही है। यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है, बिल्कुल सही। 3 के तीनों कथन क्या हैं, सही हैं, सत्य हैं, इसलिए सभी 3 सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वायु में प्रचुरता से मिलने वाली तीसरी गैस, कौन सी गैस? नहीं, तीसरी गैस की बात कर रहे हैं। देखिए, आप वायु मंडल की संरचना देखेंगे, उसमें विभिन्न गैसों का परसेंटेज देखेंगे, तो सबसे अधिक आपकी नाइट्रोजन है, कितना? 78%। फिर आपका ऑक्सीजन आता है 21%, और तीसरे नंबर पे आर्गन आता है 0.93, 1% से भी कम, 0.93%। ठीक है, तो देखिए, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें जिनसे वायुमंडल का एक बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी मौजूद होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस, जबकि तीसरे नंबर पर आपकी आर्गन है, तो याद रखिएगा, यहाँ पे डी विकल्प हो जाएगा। अगला है, वायु चक्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पे आपके पास 2 कथन दिए गए हैं, तो देखिए बताना है सत्य कौन से है या कौन सा सत्य है। वायु गर्म होती है तो फैलती है एवं हल्की होकर के ऊपर उठ जाती है, बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, दूसरा, जब वायु ठंडी होती है तो सघन होती है और भारी होकर नीचे बैठ जाती है, ये भी सही। 2 के दोनों कथन क्या है, सही है, तो सी विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सर्वप्रथम का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन, देखिए, यदि कार्बन डाइऑक्साइड संतुलित अवस्था में है, ठीक है, तो ये हमारे लिए लाभदायक है, परंतु यदि इसका जो बढ़ा हुआ रूप होता है, जिसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जानते हैं, तो ये क्या करता है, जलवायु को पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे 2 सूचियाँ हैं, वायुमंडलीय परत और उनकी विशेषताएं क्या है, इन्हें सुमेलित करना है। क्षोभमंडल, देखिए, मुख्यतः हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होता है। सबसे नीचे क्षोभमंडल, फिर समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल और फिर बहिर्मंडल होता है। इन्हीं को थोड़ा सा इनका सुमेलन कर लेते हैं। क्षोभमंडल में क्या होता है, क्षोभमंडल में आपके मौसमी घटनाओं का रंग, सारी मौसमी घटनाएं जो होती हैं, जो बरसात इत्यादि होती हैं, आंधी तूफान आते हैं, वो सभी के सभी क्षोभ मंडल में होते हैं, तो यहाँ पे आप 4 से मिला दीजिए। समताप मंडल में आपके जो ओजोन परत की उपस्थिति है कहाँ मिलती है, समताप मंडल में 5 से मिला दीजिए। मध्य मंडल में क्या होता है, उल्का पिंडों का यहाँ पे विनाश होता है। जब उल्का पिंड जो प्रवेश करती हैं वायुमंडल में, तो यहाँ मध्य मंडल में आकर के उनका विनाश होता है, नष्ट हो जाती हैं, तो 2 से मिला दीजिए। आयन मंडल में क्या होता है, आयन मंडल में क्या होता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आयन मंडल में आपका रेडियो संचार के लिए आवश्यक होता है, 3 से मिलाइए। बहिर्मंडल में हीलियम, हाइड्रोजन की उपस्थिति होती है, 1 से मिलाइए। फिर से देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए, क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाओं का रंगमंच, 4। समताप मंडल में आपका ओजोन परत की उपस्थिति, 5। मध्य मंडल में क्या होता है, उल्का पिंडों का विनाश। आयन मंडल में क्या होता है, रेडियो संचार के लिए आवश्यक, 3 से मिलाइए। बहिर्मंडल में क्या होता है, हीलियम, हाइड्रोजन की उपस्थिति, 1 से मिलाइए। तो 4 5 2 3 1 अर्थात सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है वात दिग्दर्शी। वात दिग्दर्शी को इंग्लिश में कहते हैं विंड वेन कहते हैं। क्या कहते हैं, विंड वेन कहते हैं। आपने पिक्चरों या कई सारे जगहों पे देखा होगा या मूवियों में अधिकतर देखा होगा, तो एक ऐसे डंडा होता है जिसपे इस प्रकार के होता है, यहाँ पे एक मुर्गा टाइप का बैठा होता है, इधर एक तरफ नॉर्थ साउथ लिखा होता है ना, तो यही आपका क्या होता है, वात दिग्दर्शी होता है। इसे इंग्लिश में विंड वेन कहते हैं। ये क्या करता है, ये वायु की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, वायु की दिशा को दर्शाता है। अगला है, निम्न कथनों पर विचार करें। 3 कथन है, बताना सत्य कौन सा या शेष सत्य है। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में बदलता नहीं। वायुमंडल का तापमान कभी बदल सकता है, कोई उसके लिए दिन और रात की जरूरत नहीं होता है। तो पहला आपका क्या है, पहला सत्य नहीं है। दूसरा, तापमान के वितरण को आपतन प्रभावित नहीं करता है, बिल्कुल करता है। आपतन मतलब जो सूर्य की किरणें आती हैं वो प्रभावित नहीं करता है, बिल्कुल करता है, तो दूसरा गलत है। तीसरा, आतपन इसे कहते हैं या सूर्यताप कहते हैं। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से मतलब विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ता है, नहीं, ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होता है, घटता है। तो 3 के तीनों कथन यहाँ पर क्या है, गलत है। कोई भी उपयुक्त में से मतलब कोई भी सही नहीं है, तो डी विकल्प हो जाएगा। अगला है, निम्न कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा या से इसमें आपके सत्य हैं, सत्य है या सत्य हैं। पहला, अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में आकाश बादल युक्त एवं मौसम जो होता है आर्द्र होता है सामान्यतः। ठीक है, क्योंकि
अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम या आर्द्र मौसम के साथ जुड़ा होता है। तो पहला आपका सही है। दूसरा आपका कम तापमान वाले क्षेत्रों में आकाश बादल रहित होता है, ये भी सही है। देखिए, कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर के, मतलब नीचे की ओर बैठ करके उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। तो ये दो के दोनों कथन क्या है, सत्य है, सी विकल्प हो जाएगा। अगला है पवनों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला, व्यापारिक पूर्वी एवं उत्तरी पवनें स्थायी पवनें कहलाती हैं। नहीं, देखिए पवनें जो होती हैं मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं, स्थायी पवनें, मौसमी पवनें, स्थानीय पवनें। तो स्थायी पवनें व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें जो होती हैं वो स्थायी पवनें, ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, इसलिए पहला कथन क्या है, गलत हो गया आपका। दूसरा, स्थानीय पवनें छोटे क्षेत्र में प्रतिदिन चलती रहती है, प्रतिदिन नहीं चलती रहती। स्थानीय पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं, जैसे स्थलीय एवं समुद्री समीर होते हैं। तो ये दूसरा कथन भी गलत हो गया, तो यहाँ पे डी विकल्प हो जाएगा। ठीक है। मौसमी पवनें क्या होती हैं, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं, जैसे उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें होती हैं। अगला है आर्द्रता के संबंध में। आर्द्रता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अधिक गर्मी के कारण वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा घट जाती है। नहीं, ये कथन गलत है। अत्यधिक गर्मी के कारण वायुमंडल में आर्द्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। देखिए, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं, जब जिस दिन, ठीक है, जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। ठीक। जबकि इसका उल्टा कब होता है, जब अत्यधिक ठंडा मौसम होता है तो अधिक ठंडे के मौसम में वायुमंडल में आर्द्रता क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये दो के दोनों कथन क्या है, यहाँ पर गलत है, डी विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि किस वायुमंडल पेटी को हार्स अक्षांश भी, अश्व अक्षांश भी कहा जा सकता है। तो जो उपोष्ण वायुदाब की पेटी होती है, उपोष्ण उच्च दाब की पेटी, ये उच्च दाब की पेटी होती है, ये आपका 30 डिग्री उत्तरी से 35 डिग्री उत्तरी या 30 डिग्री दक्षिणी से 35 डिग्री दक्षिणी के मध्य में इसका विस्तार होता है। अगला है पृथ्वी पर जल के वितरण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इन दो कथनों में से बताना कौन सा या शेष कथन सत्य है। पहला है, पृथ्वी की सतह का 2/3 भाग जल से ढका हुआ, नहीं 2/3 नहीं 3/4 भाग, 2/3 नहीं बल्कि 3/4 भाग जो है जल से ढका हुआ है। दूसरा, पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल के वितरण में से बर्फ छत्रक के रूप में केवल 2% जल मौजूद है, 3% नहीं 2% मौजूद है। तो दूसरा कथन भी गलत हो गया, पहला गलत दूसरा गलत, तो यहाँ पर कोई कथन सत्य नहीं है, तो डी विकल्प आपका हो जाएगा। देखिए, महासागरों के रूप में, महासागरों में 97.3% जल है, बर्फ छत्रक में 2% है, भूमिगत जल में 0.68 है और झीलों का अलवण जल जो है, मतलब जो खारा नहीं है, वो कितना है, 0.009 है। नमकीन झीलें कितनी हैं, वो भी 0.009 है। वायुमंडल में कितना है, 0.0019 है और नदियों में कितना है, काफ़ी कम है, 0 पॉइंट के बाद 30 फिर आपका 1 आएगा। ठीक है, सबसे कम, वायुमंडल से भी कम जो है जल आपका कहाँ पे, नदियों में है, नदियों से भी ज़्यादा जल आपका वायुमंडल में है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 4 कथन है। पहला, महासागरों की औसत लवणता 31 भाग प्रति 1000 ग्राम है, नहीं 31 नहीं 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। मृत सागर की लवणता 310 ग्राम प्रति लीटर है, नहीं ये 340 ग्राम प्रति लीटर है, तो ए गलत है, बी गलत है। मृत सागर या डेड सी इजराइल एवं जॉर्डन की सीमा पर स्थित है, ये सही है, तो सी वाला विकल्प सही है। अगला है, निम्न कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए गए हैं, बताना है सही कथन कौन से हैं, मतलब सही कूट कौन सा है। महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है, जिन्हें तरंगे कहते हैं, ये कथन आपका सही है। सुनामी का एकमात्र कारण भूकंप है, नहीं, सुनामी जो है भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप 15 मीटर तक ऊंचाई वाला विशाल ज्वारी तरंगे उठ सकती हैं, जिन्हें सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर पाया गया था। ठीक है, तो दूसरा कथन गलत हो गया। तीसरा, 2003 में भारत तटीय क्षेत्र में आई सुनामी के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। ये कथन तो सही है, परंतु सन गलत लिखा हुआ है, ये 2003 में नहीं आया था बल्कि 2000
2004 में आया था, 2004 में आया था, इसलिए गलत हो गया। तो पहला ही केवल सही है, सही वाला पूछा है तो केवल ए विकल्प सही हो जाएगा और अन्य गलत हैं। अगला प्रश्न है कि कथन पर विचार करें। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं और बताना है असत्य कथन है कौन से, इनमें से असत्य कौन से हैं। पहला, सहारा मरुस्थल माली, नाइजीरिया, सूडान जैसे 11 देशों में फैला है। देखिए सहारा मरुस्थल जो है अफ्रीका के 11 देशों में फैला है, उसमें आपका माली भी है, सूडान भी, परंतु नाइजीरिया नहीं है, नाइजर है, नाइजीरिया में नहीं है। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरिटानिया या मोरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, पश्चिमी सहारा है। नाइजर है परंतु नाइजीरिया में विस्तार नहीं है, इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा, सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 5वां हिस्से के बराबर है, नहीं, ये कथन भी गलत है। क्योंकि सहारा रेगिस्तान का जो क्षेत्रफल है 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत का कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो 5वां हिस्सा नहीं है, ठीक है, 5वां हिस्सा नहीं है। 8.5 से आप डिवाइड कर लीजिए तो करीब ये 4 से भी कम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या है, यहाँ 2 के दोनों कथन क्या हो गए आपके, गलत है। अगला है कथनों पर विचार करें। 2 कथन है, बताना है असत्य कथन कौन से हैं। पहला, शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकन सम्मिलित है, सही कथन है। दूसरा, ब्रह्मकमल एक लैक्टस प्रदान करने वाली वनस्पति है, रबड़ नहीं। ब्रह्मकमल एक औषधीय बूटी होती है, तो यहाँ पर गलत कौन सा है, दूसरा वाला। अगला है कथनों पर विचार करें। 2 कथन है, सत्य कथन कौन से बताना। कारगिल जो है, कारगिल सिंधु नदी के बाईं ओर, जबकि लेह सिंधु नदी के दाईं ओर अवस्थित है। यदि आप मैप देखेंगे तो ये उल्टा है जो कहा गया है, कारगिल सिंधु नदी के दाहिनी ओर है, जबकि लेह जो है सिंधु नदी की बाईं ओर स्थित है, इसलिए गलत है। अगला, देहरा गोम्पास सिक्किम में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध मठ है, नहीं, ये कथन गलत है। ये आपका लद्दाख में है, देहरा गोम्पास लद्दाख में स्थित एक बौद्ध मठ है, तो ये कथन भी गलत है। 2 के दोनों कथन क्या है, गलत है, डी विकल्प हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए हैं, सत्य कथन का चुनाव करना है कौन से हैं। तो पहला कथन है, सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है, नहीं, सिंधु नदी जो है जम्मू कश्मीर से होकर के नहीं गुजरती है, ये लद्दाख से गुजरती है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, श्योक नदी सिंधु नदी की बाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी है। देखिए, श्योक नदी सिंधु की सहायक तो है परंतु बाईं तरफ से नहीं, दाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी, इसलिए ये भी कथन गलत हो गया। तो 2 के दोनों गलत हैं, डी विकल्प हो जाएगा। अगला है, कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिए गए हैं और असत्य कथन बताना कौन से असत्य हैं। गिद्ध की मृत्यु हेतु एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन जैसी पीड़ानाशी दवाइयां जिम्मेदार हैं, इसके अतिरिक्त आपका डिक्लोफैन आता है, वो भी इसके लिए जिम्मेदार है, तो ये सही है। दूसरा, विश्व की वनस्पतियों के मुख्य प्रकारों को 3 वर्गों में रखा जा सकता है, वन, घास स्थल एवं टुंड्रा, नहीं 3 नहीं 4 में रखा जा सकता है, 4 में, वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला सही, दूसरा गलत। असत्य कौन सा है, दूसरा वाला, बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, यहाँ पर 2 कथन दिए गए, सही कथन कौन सा ये बताना। देखिए, साइट्स का विस्तार या फुल फॉर्म क्या होता है, द कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, गलत है। क्यों, क्योंकि एक शब्द यहाँ पे गलत है, द कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड है, ऑफ नहीं है, इसलिए गलत है। दूसरा, साइट्स का मुख्य उद्देश्य वन प्राणी एवं पौधों के नमूने के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन की रक्षा करना है, ये कथन आपका सही है। तो सही कौन सा है, दूसरा वाला, इसलिए बी विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों इकोसिस्टम की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए निर्धारित किए गए प्राकृतिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, ठीक है, नेशनल पार्क्स कहते हैं। और जैवमंडल जो निचय होते हैं, जैवमंडल निचय बायोस्फीयर रिजर्व, यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रचित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। अगला है, 2 कथन दिए गए हैं, इन पे विचार करना और सही कथनों का चुनाव करना है। पहला है, सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक और मानव निर्मित में वर्गीकृत किया गया, नहीं, सामान्यतः संसाधनों को आपका प्राकृतिक हो गया, मानव निर्मित हो गया और मानव में वर्गीकृत किया गया, 3 में, ठीक है, इसलिए पहला वाला कथन गलत है। दूसरा, तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन रोकने हेतु समोच्च रेखीय जुताई, जबकि पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन रोकने हेतु वैदिक फार्म पद्धति के द्वारा कृषि सबसे उपयुक्त उपाय है, नहीं, ये थोड़ा सा उल्टा है। उल्टा क्या, देखिए, तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन रोकने के लिए वैदिक फार्म पद्धति के द्वारा कृषि
जबकि पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन के लिए समुच्च रेखीय जुताई सबसे उपयुक्त उपाय है। यहाँ पे दो के दोनों क्या है, गलत है, डी विकल्प हो जाएगा। अगला है कथन पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं और सही कथन का चुनाव करना है। मृदा परिच्छेदिका में ऊपर से तीसरा क्रम अपक्षयित चट्टानी पदार्थ का होता है। देखिए, यदि मृदा परिच्छेद का मतलब मृदा को अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल इस प्रकार से, तो सबसे ऊपर आपका ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा होती है। फिर ये दूसरा जो होता है बालू गाद क्ले के साथ उप मृदा होती है। तीसरा जो होता है अपक्षयित चट्टानी पदार्थ होता है और चौथा जो होता है जनक चट्टानें होती हैं। तो प्रश्न में हमारा क्या है, मृदा परिच्छेद का ऊपर से तीसरा क्रम अपक्षयित चट्टानी पदार्थ का होता है। तो ये कथन आपका सही है, पहला वाला, ठीक है। दूसरा, भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका प्रतिधारी दीवार का निर्माण है। नहीं, प्रतिधारी दीवार जो होती है वो भूमि को खिसकने से बचाने के लिए होता है, जबकि भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि करना है। तो यहाँ पर पहला सही, दूसरा गलत है, तो ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 79 हो गया। 80 नंबर क्वेश्चन देखें, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे अगला है, प्रयोगशाला में विकसित मछली के मांस के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो इसे सेलुलर कृषि का उपयोग किया जाता है। देखिए, प्रयोगशाला में विकसित मांस का उत्पादन सेलुलर कृषि के माध्यम से किया जाता है, जिसमें एक जीवित जानवर से कोशिकाओं का एक नमूना निकाला जाता है और प्रयोगशाला में मांस उगाने के लिए इसकी खेती करना शामिल है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो इसे हर साल विश्व आर्थिक मंच या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। अगला है, चिनाब नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 कथन दिए गए हैं, बताना सही कितने कथन सही हैं। पहला, चिनाब नदी काराकोरम रेंज से निकलती नहीं, ये हिमाचल के ऊपर से जो है 2 भागों में चंद्र और भागा नाम से निकलती है और आगे चल करके इनका संगम होता है और आगे ये चिनाब के नाम से जानी जाती है। ये भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति वाला जो क्षेत्र है उसके ऊपरी हिमालय से ये निकलती है। तो पहला गलत हो गया। थिरोट इसकी सहायक नदियों में से एक है, सही है। रतले जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर है। रतले जल विद्युत परियोजना जो है वो चिनाब नदी पर है, ये सही है, ठीक है। रतले जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में चिनाब नदी पर बनाई जा रही है। तो दूसरा का सही है, तीसरा सही है। यहाँ पे केवल 2 कथन सही है, पहला गलत है। अगला है, उत्सर्जन के संदर्भ में हाइब्रिड वाहनों और पारंपरिक वाहनों के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं। तो देखिए, पहला, हाइब्रिड वाहन विद्युत शक्ति के उपयोग के कारण उच्च उत्सर्जन करते हैं। नहीं, गलत है। हाइब्रिड वाहन समग्र कम उत्सर्जन करते हैं, समग्र रूप से कम उत्सर्जन करते हैं, ये कथन आपका सही है। देखिए, हाइब्रिड वाहनों में एक आंतरिक दहन इंजन होता है जो जीवाश्म ईंधन पर चलने वाला होता है और एक इलेक्ट्रिक मोटर होता है जो कि स्वच्छ विद्युत ऊर्जा पर चलने वाला होता है। तो ये दोनों होते हैं। हाइब्रिड वाहन ईंधन की खपत को कम करके और कम दूरी के लिए बिजली का उपयोग करके कार्बन उत्सर्जन को कम करते हैं। तो समग्र रूप से कार्बन का उत्सर्जन ये क्या करते हैं, कम करते हैं। तो इसलिए बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हिम तेंदुए जनसंख्या आकलन रिपोर्ट के बारे में यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हें हमें बताना है कौन से सही हैं। देखिए, हिम तेंदुआ जनसंख्या आकलन SPAI कार्यक्रम भारत में हिम तेंदुओं की आबादी का आकलन करने के उद्देश्य से पहला अभ्यास है, ये कथन सही है। दूसरा, ये आपका SPAI अभ्यास ने भारत में हिम तेंदुओं की आबादी 818 दर्ज की है। नहीं, 818 नहीं बल्कि 718 है, 718 है, इसलिए गलत हो गया। रिपोर्ट में से जम्मू कश्मीर में 477 तेंदुओं के साथ सबसे आगे है, उसके बाद लद्दाख है। नहीं, सबसे अधिक जो है 477 हिम तेंदुए कहाँ पे हैं, लद्दाख में हैं। फिर दूसरे नंबर पर उत्तराखंड 124, फिर तीसरे पे हिमाचल प्रदेश 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21, जम्मू कश्मीर में 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कथन भी गलत हो गया। पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है, सही वाला एक है, पहला वाला। भारत में वैश्विक हिम तेंदुओं की आबादी का 10 से 15% हिस्सा यहाँ पे निवास करता है या रहता है। आगे बढ़ते हैं। चितरी मोहाना कहाँ स्थित है। चितरी मोहाना आपका केरल में है। कहाँ पर है, केरल में। देखिए, चितरी मोहाना एक तटीय क्षेत्र को संदर्भित करता है जहाँ एक नदी समुद्र से मिलती है जिससे खारे पानी का वातावरण बनता है। यह भारत के केरल के कासरगोड जिले में स्थित है। चितरी मोहाने में पक्षियों की एक विस्तृत विविधता पाई जाती है। अगला है आपका यहाँ पर 92 नंबर, सपिंड विवाह के संदर्भ में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस एक को विनियमित करना है। तो ये रिश्ते की निषिद्ध डिग्री के भीतर विवाह को निषिद्ध करना है, मतलब जो सगे संबंधी हैं जहाँ पे खून का रिश्ता वहाँ पे शादियों को निषिद्ध करना है। यदि
ऐसा कोई स्थापित प्रथा नहीं है तब। यदि स्थापित प्रथा है तो हो सकती है। अगला है यहाँ पे 93 छोड़िए, 94 छोड़िए, 95 छोड़िए, आप आइए एक सेकेंड 96 पे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 कथन दिए गए हैं, बताने सही कौन से हैं। पहला, इसका उद्देश्य मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का उद्देश्य भारत में सभी विश्वविद्यालयों के लिए समान प्रवेश मानक निर्धारित करना है। नहीं, ये गलत है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लिखित उच्च शिक्षा सुधारों के लिए कार्यान्वयन निकाय है। सही है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अध्येतावृत्ति कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। नहीं, तो यहाँ पे केवल दूसरा कथन सही है, तो यहाँ पे डी विकल्प हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत यूजीसी अधिनियम 1956 के अनुसार भारतीय केंद्र सरकार द्वारा एक स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह उच्च शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव का कार्य करती है। यूजीसी भारत में विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करती है, उनकी मान्यता वापस भी लेती है। ठीक है, ऐसे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को धन वितरित करती है। यह मुख्य रूप से भारत में उच्च शिक्षा के मानकों को विनियमित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। यह भारत में सभी विश्वविद्यालयों के लिए समान प्रवेश मानकों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार नहीं। जो पहला विकल्प है कि इसका उद्देश्य भारत में सभी विश्वविद्यालयों के समान प्रवेश मानक निर्धारित करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। और ध्यान रखिएगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अर्थात AICTE भारत में अलग अलग नियामक निकाय हैं। AICTE अर्थात अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा तकनीकी संस्थानों और पाठ्यक्रमों के अनुमोदन और विनियमन के लिए जिम्मेदार है, जबकि यूजीसी उच्च शिक्षा संस्थानों में मानकों के विनियमन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। और ध्यान रखिए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अध्येतावृत्ति कार्यक्रम का कार्यान्वयन अखिल भारतीय शिक्षा परिषद तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा किया जा रहा है, न कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा। तो यहाँ पर आपका केवल दूसरा कथन सही है, डी विकल्प। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन सा। इसे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। सही है। दस्तावेज प्रकृति में बाध्यकारी होता नहीं, सलाहकारी टाइप का होता है। ये सरकार पे कोई बाउंडेशन नहीं लाता और पहली बार 1964 में नहीं बल्कि 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था, इसलिए दूसरा कथन गलत है। तीसरा, यह भारत की जीडीपी वृद्धि, मुद्रास्फीति दर और प्रक्षेपण, विदेशी मुद्रा भंडार और व्यापार घाटे पर एक दृष्टिकोण देता है। ये कथन भी सही है, तो पहला सही है, तीसरा सही है, इसलिए सी विकल्प हो जाएगा। मेकांग नदी के बारे में बात करें कि मेकांग नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर बहती है, तो मेकांग नदी जो है 6 देशों से होकर बहती है। देखिए, मेकांग नदी पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया की एक सीमा पार नदी, मतलब कई सीमाओं से होकर बहती है और यह दुनिया की 12वीं सबसे लंबी और एशिया की 3री सबसे लंबी नदी है। इसकी उत्पत्ति चीन में तिब्बती पठार के सजियान युंग से होती है और यह जाकर के दक्षिणी चीन सागर में मिल जाती है। ये 6 देशों से होकर गुजरती है। 6 देश कौन कौन से हैं, ध्यान रखिएगा। चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम से। ठीक है। अगला है, यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, बताना असत्य कथन कौन से हैं। पहला है कि वार्षिक बजट के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है कि अंतरिम बजट के लिए ऐसी सहमति की आवश्यकता नहीं होती। दोनों के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है, इसलिए पहला कथन गलत है। दूसरा, अंतरिम बजट के लिए संसद के दोनों सदनों की मंजूरी की आवश्यकता होती है, जबकि वार्षिक बजट के लिए केवल लोकसभा की मंजूरी की आवश्यकता होती है। दोनों के लिए दोनों सदनों की मंजूरी की आवश्यकता होती है, दूसरा कथन भी गलत है। तीसरा, अंतरिम बजट दीर्घकालिक आर्थिक नीतियों और सुधारों की रूपरेखा तैयार करता नहीं, गलत है। देखिए, अंतरिम बजट तब लाया जाता है जब जैसे कि चुनाव होने वाले हैं और नया चुनाव होने वाले हैं, तो नई सरकार के गठन में जितना टाइम होता है उस टाइम पीरियड के लिए क्या कर दिया जाता है, एक बजट, अंतरिम बजट लाया जाता है, जबकि जो बजट होता है वो पूर्णकालिक होता है। ठीक है, तो अंतरिम बजट दीर्घकालिक आर्थिक नीतियों और सुधारों की रूपरेखा तैयार नहीं करता है। तो यहाँ पे असत्य कौन से, 3 के तीनों कथन असत्य हैं, तो सी विकल्प हो जाएगा 1, 2, 3। अगला है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने संयुक्त रूप से कोडेक्स एलिमेटेरियस कमीशन की स्थापना की है, तो इसकी स्थापना विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO और खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के द्वारा किया गया था। कब, 1963 में, 1963 में किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य उपभोक्ता स्वास्थ्य की रक्षा करने और खाद्य व्यापार में निष्पक्ष प्रथाओं को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानकों, दिशा निर्देशों और अभ्यास संहिताओं को विकसित करना रहा है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।